बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज 11वीं क्लास में फिजिक्स के अंदर मैं जो आपने लास्ट सेशन किया था फिजिक्स में सदिशों के संबंध में, सदिशों का संयोजन पढ़ा था आपने, तो अमित सर की क्लास थी। तो आज मैं आपको उसी से आगे बढ़ाते हुए सदिशों के वियोजन के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी आपको काम आएंगे। पर इससे पहले कि मैं आपको सदिशों के वियोजन के बारे में बताऊं, एक कॉन्सेप्ट समांतर सदिश का मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसका यूज हम करेंगे सदिशों को वियोजित करने में। तो समांतर सदिश क्या होता है? आप गणित में पढ़ते हैं समांतर रेखाएं, तो पढ़ते ही हैं, यानी एक ही तल में खींची गई ऐसी रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं मिलती, एक दूसरे को नहीं काटती और इनके बीच की दूरी बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है, एक तल में होती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है और बीच की दूरी बदलती नहीं है। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। इसी तरह से समांतर सदिश भी होते हैं। समांतर सदिश में जैसे आप जानते हैं सदिश को हम इस तरह से किसी एरो से दिखाते हैं ना। तो मान लीजिए ये एक सदिश है वेक्टर ए और ये एक दूसरा सदिश है वेक्टर बी। आप देख रहे हैं कि दोनों सदिशों की जो क्रिया रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक और सदिश मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ वेक्टर सी। ये जो वेक्टर सी है इसकी क्रिया रेखा भी ए और बी दोनों के समांतर है। इस तरह से ये तीनों ही सदिश एक दूसरे के समांतर कहे जाएंगे। समांतर की परिभाषा वही है कि यदि दो सदिश समांतर कब कहे जाएंगे? जब उनकी क्रिया रेखाएं आपस में समांतर हो, चाहे वो एक ही दिशा में हो या विपरीत हो, दोनों ही परिस्थितियों में वो समांतर कहे जाएंगे। परंतु जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके बीच एक खास संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जब दो सदिश समांतर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कुछ गुणक होते हैं। जैसे वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं सपोज लैम्डा बी। यहां लैम्डा कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का हाफ हो सकता है या 0.5 हो, 0.3 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। इस तरह से कुछ ना कुछ गुना होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी वेक्टर ए का कुछ गुना होगा, ठीक है। यहां पर आप सपोज ले लीजिए म्यू, ठीक है। तो जब भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनमें से एक सदिश को आप दूसरे सदिश का कुछ गुना ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर ए और वेक्टर सी में आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी भी एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु यहां पर दिशाएं विपरीत हैं, परंतु समांतर तो हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप ए और सी में क्या संबंध लिख सकते हैं? इसी तरह का एक संबंध लिख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर सी एक दूसरे के कुछ गुणे होंगे। कोई वास्तविक संख्या यहाँ पर गुणक के रूप में आप लिख सकते हैं। वो वास्तविक संख्या सपोज करो m है, वेक्टर ए बराबर एम सी लिख सकते हैं आप, या वेक्टर सी बराबर एन ए। तो ये m और n जो हैं ये तो वहां पर जो भी वेक्टर आपको दिया होगा उन रेखाओं की लंबाई या उन सदिशों के परिमाण के रूप में आप इसका मान निकाल सकते हैं उसकी मदद से। तो यहां पर मूल बात यह है कि जब भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि उनमें से एक सदिश को आप दूसरे सदिश का गुणक लिख सकते हैं। गुणक के रूप में यहां पर वास्तविक संख्याएं होती है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर सदिश एक ही दिशा में है तो उस स्थिति में ये जो गुणक आएगा ये धनात्मक आएगा, और अगर ये विपरीत दिशा में है तो ये गुणक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के रूप में आएगा। तो इस तरह से समांतर रेखा समांतर सदिशों को आप समझिए। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या है? आपने सदिशों का संयोजन पढ़ा, तो संयोजन का मतलब आपने क्या देखा था कि जब दो सदिश जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिए गए थे तो आप उनको अलग अलग विधियों से संयोजित कर रहे थे। संयोजित करने का मतलब आप उनको जोड़ रहे थे, उनका परिणामी निकाल रहे थे, उनका परिणामी निकाल रहे थे आप ना। उसके लिए आपने अलग अलग विधियां पढ़ी, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने की आपने त्रिभुज विधि पढ़ी थी ना। तो वेक्टर ए खींचा, उसके शीर्ष से ये वेक्टर ए आपका है, वेक्टर ए आपका था और आप क्या कर रहे थे, उसके शीर्ष से वेक्टर बी खींच रहे थे इस तरह से। पढ़ा था आपने त्रिभुज विधि में।
और फिर वेक्टर ए के पुच्छ से वेक्टर बी के शीर्ष को मिलाने वाला ये जो वेक्टर था, यही आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का संयोजन यानी उनका परिणामी या सदिश योग इसको बताता है। इसी तरह से आपने समांतर चतुर्भुज विधि में भी पढ़ा, जहां पर आप दोनों वेक्टर्स को एक ही बिंदु से खींचते हैं और इस प्रकार से आप एक समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं, इन दोनों को संलग्न भुजाएं मानते हुए ना। इस तरह से आपने वहां पर देखा। और इस समांतर चतुर्भुज का ये जो विकर्ण होता है, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी के सदिश योग या उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। ये तो सदिशों का संयोजन था। संयोजन का प्रतिलोम, संयोजन को की जो प्रक्रिया है उसमें दो सदिशों को या तीन सदिशों को या कितने भी सदिशों को आप जब जोड़ते हैं तो एक सदिश आपको मिलता है, उसे बोलते हैं संयोजन करना। वियोजन इसका प्रतिलोम संक्रिया है। इसमें आप एक सदिश को वियोजित करेंगे दो या दो से अधिक भागों में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम वियोजन कहेंगे। तो सदिशों का वियोजन, तो सदिशों का जो वियोजन है इसको हम इस तरह से देखते हैं। सदिशों के वियोजन की जो विधियां हैं, ये भी दो विधियां हैं। जिस तरह से संयोजन की आपने जो ग्राफीय विधि पढ़ी ना, जिसमें आप चित्र बना रहे थे, वैसे तो सदिशों के संयोजन की आंकिक विधि भी है, पर जो ग्राफीय विधि है उसमें आपने दो मुख्य विधियां पढ़ी, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह से सदिशों के वियोजन की जो ग्राफीय विधि है यानी चित्र वाली विधि, उसमें भी दो विधियां हैं। एक तो है त्रिभुज विधि और एक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज विधि। तो पहले हम आते हैं त्रिभुज विधि पर। तो त्रिभुज विधि क्या है? यहां पर आपको एक सदिश दिया जाएगा और आपको इसे दो अलग अलग दिशाओं में वियोजित करना है। इसमें सपोज करिए यह है वेक्टर ए और आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो सदिश दिए हुए हैं। इन दो सदिशों की दिशाओं में आपको इस वेक्टर को वियोजित करना है, माने इसको आपने वियोजित करना है। और कौन कौन सी दिशाओं में? वेक्टर स्मॉल ए और वेक्टर स्मॉल बी की दिशाओं में आपने इसको वियोजित करना है। देखो, वियोजित करने के लिए दिशाएं देना आवश्यक होता है, ये आप समझिए। आप केवल ये नहीं कह सकते कि वेक्टर ए को के दो वियोजित भाग निकालिए। कौन सी दो दिशाओं में वियोजित करना है ये भी बताना पड़ता है, नहीं तो अलग अलग उत्तर आ सकते हैं। अगर आप वेक्टर ए को केवल ये कहेंगे इसे इसके दो वियोजित भाग निकालिए, तो आपका उत्तर अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपके मित्र का अलग उत्तर होगा, क्योंकि उसमें आपने दिशाएं नहीं बताई हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर वेक्टर ए को किन्हीं दो विशेष दिशाओं में वियोजित करना है, तभी आप सबका एक ही उत्तर आएगा। तो इसलिए उसमें दिशाएं भी दी होंगी, वेक्टर ए का कौन सी दो दिशाओं में वियोजित भाग आपने निकालना है। तो वेक्टर ए को मान लीजिए स्मॉल ए और स्मॉल बी की दिशाओं में वियोजित करना है और हम त्रिभुज विधि से करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले आप वेक्टर ए खींचिए इस तरह से। उसके बाद आप क्या करिए, जो वेक्टर ए का ये पुच्छ है ना, इस पुच्छ से आप ये जो पहली दिशा है स्मॉल ए, इसके समांतर एक रेखा खींचिए। वेक्टर ए के पुच्छ से इसके समांतर एक रेखा खींचिए, आप खींच दीजिए आगे। और वेक्टर ए का जो शीर्ष है वहां से भी आप एक रेखा खींचेंगे। अब की बार आप वेक्टर बी के समांतर खींचेंगे इस तरह से। बहुत सरल है, आप लोग अभ्यास करिएगा। इस तरह से आपने एक रेखा खींची, ठीक है। तो ये पहली रेखा तो वेक्टर ए के समांतर थी, ठीक है, और ये वाली रेखा वेक्टर बी के समांतर थी, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों रेखाएं मिल गई और एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ना। यहां पर अगर मैं इस त्रिभुज को कोई नाम दे दूं, ओ पी क्यू, तो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप ओ क्यू पी, इसमें जो वेक्टर ए के समांतर जो रेखा खींची हुई है उसका एक भाग ओ से क्यू तक में आ गया है और इसी तरह से क्यू से पी तक का ये जो भाग है इस रेखा का, ये वेक्टर बी के समांतर है। यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। अगर हम इसको त्रिभुज विधि से देखें, त्रिभुज विधि से हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ओपी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज ओ क्यू पी में वेक्टर ओपी को आप क्या लिख सकते हैं त्रिभुज विधि के अनुसार? वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये जो ओपी वेक्टर है इसे आप ओ क्यू प्लस क्यू पी लिख सकते हैं ना। अब ये जो वेक्टर ओपी है ये तो आपका वेक्टर ए है और जो वेक्टर ओ क्यू है वो क्या है? वेक्टर ओ क्यू तो ये जो वेक्टर ए था उसी के समांतर एक सदिश है ना।
तो जैसे मैंने अभी बताया था समांतर सदिशों के केस में आप क्या कर सकते हैं कि जब कोई सदिश किसी दूसरे सदिश के समांतर होता है तो उसे उसका कुछ गुणक आप लिख सकते हैं, कोई वास्तविक संख्या से आप उसको गुणा करके उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप वेक्टर OQ को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए। यहाँ लैम्डा कोई संख्या है, वास्तविक संख्या, कुछ भी इसका मान हो सकता है, पर फिलहाल हम इसको लैम्डा मान रहे हैं। तो वेक्टर ए बराबर OQ की जगह हम लैम्डा ए लिख देंगे। और QP, आप देखिए QP किसके समांतर है, QP वेक्टर बी के समांतर है। देखिए वेक्टर बी के समांतर आपने रेखा खींची थी ना, उसी का तो एक भाग है QP। तो QP जो है वो वेक्टर बी का कुछ गुना होगा, सपोज करिए म्यू गुना हो। इस तरह से वेक्टर ए के ये दो भाग हो गए ना, दो हिस्सों में बट गया ना वेक्टर ए, इसी को बोलते हैं वियोजन। इस तरह से वेक्टर ए का वियोजन हो गया दो हिस्सों में, लैम्डा ए और वेक्टर लैम्डा वेक्टर ए और म्यू वेक्टर बी। इसमें से जो लैम्डा वेक्टर ए है ये क्या है, वेक्टर ए की दिशा में, और म्यू वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी की दिशा में, वेक्टर ए के वियोजित भाग है। तो इस तरह से आपने वेक्टर ए को दो दिए गए वेक्टरों की दिशाओं में वियोजित करना सीखा और त्रिभुज बनाकर सीखा, यानी त्रिभुज विधि के रूप में आपने सीखा। इसको अभ्यास करिए, बहुत आसान है। वेक्टर खींचना है और जिन दो दिशाओं में आपने उसे वियोजित करना है उन दो दिशाओं में आपने उसके पुच्छ और उसके शीर्ष से रेखाएं खींचनी है और इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और वहां पर आपने उस वेक्टर ए को उन दो शेष दो भुजाओं के वेक्टर योग के रूप में लिखना है और इस तरह से आपका वियोजन हो जाएगा, वियोजित भाग आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसकी दूसरी विधि, समांतर चतुर्भुज विधि पर। तो समांतर चतुर्भुज विधि क्या है, ये फिर से देख लेते हैं हम। ये एक वेक्टर है हमारे पास और इन दो दिशाओं में हमने इसे वियोजित करना है, पहले की तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी। आप किसी भी विधि से करें, अगर आप उसी वेक्टर को उन्हीं दो दिशाओं में वियोजित कर रहे हैं तो उत्तर एक समान आएगा। सपोज करिए आप वेक्टर ए को इन दो दिशाओं में वियोजित कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आप समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेक्टर ए को खींच लीजिए। वेक्टर ए आपने खींचा, ये वेक्टर ए आपने खींचा। उसके बाद जैसे समांतर चतुर्भुज विधि आपने अभ्यास किया था, तो उसमें आप त्रिभुज विधि में तो आप एक वेक्टर खींचते हैं, उसके शीर्ष से दूसरा वेक्टर खींचते हैं ना। समांतर चतुर्भुज विधि में आप क्या करते हैं, दोनों ही वेक्टर एक ही बिंदु से खींचते हैं। यहां पर भी आप वही करेंगे। जो वेक्टर है वेक्टर ए, इसे आपने इन दो दिशाओं में वियोजित करना है, तो ये दोनों सदिश भी आप इसके पुच्छ से ही खींचेंगे, सदिश नहीं खींचेंगे, इनके समांतर रेखाएं खींचेंगे। पिछली बार आपको ध्यान होगा त्रिभुज विधि में आप एक रेखा इसके पुच्छ से खींच रहे थे और एक रेखा इसके शीर्ष से खींच रहे थे, ए और बी के समांतर। अब की बार दोनों ही समांतर रेखाएं आप इसके पुच्छ से ही खींचेंगे, ये ध्यान रखना है आपके पास। तो पहले आप वेक्टर ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे इसके पुच्छ से, इसकी टेल से, इस तरह से, और इसी तरह से वेक्टर बी के समांतर भी एक रेखा खींचेंगे इसके पुच्छ से, इस तरह से खींच लिया आपने। अब आपने एक समांतर चतुर्भुज पूरा करना है। यहां पर समांतर चतुर्भुज कैसे पूरा करेंगे आप, ये जो इसका वेक्टर ए का जो शीर्ष है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां से जैसे आपको समांतर चतुर्भुज खींचना, समांतर रेखाएं खींचना आता होगा ना, तो आपने क्या करना है, जो वेक्टर ए का शीर्ष है यहां से आप एक रेखा खींचेंगे, जो ये जो वेक्टर ए के समांतर रेखा खींची हुई है ना आपने, ये वेक्टर ए के समांतर रेखा है, तो आपने इसी के समांतर रेखा इसके शीर्ष से खींचनी है। यहां देखो, इसके शीर्ष से वेक्टर ए के समांतर रेखा खींचनी है आपने, ठीक है। वो आपको पता है कि उसके लिए आपको ये वाला कोण इस कोण के बराबर करना पड़ेगा ना, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री का यूज करके इस कोण, इतना ही कोण यहां पर बना दीजिए जितना यहां है, तो ये रेखा अपने आप समांतर हो जाएगी। इसी तरह से आप इसके शीर्ष से एक और रेखा खींचेंगे। अब की बार ये जो वेक्टर बी है ना, जो वेक्टर बी के समांतर रेखा खींच रखी है ना आपने, तो आप इसके वेक्टर कैपिटल ए के शीर्ष से इसके समांतर भी रेखा खींचेंगे इसी तरह से, ठीक है। और वो रेखा कैसे खींचेंगे आप, जितना कोण आपने ये बनाया है उतना ही कोण यहाँ पर बनाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा आपका, ठीक है। सपोज करिए इसका नाम है ओ पी क्यू आर। तो ये जो ओ पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज में अगर आप समांतर चतुर्भुज का जो नियम लगाएं, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का आप अगर नियम लगाएं, तो उस नियम में क्या कहा गया है
उस नियम में कहा गया है कि जो समांतर चतुर्भुज बनता है उसकी दो संलग्न भुजाओं, ये संलग्न भुजाएं हैं ना, इसकी लगी हुई भुजाएं हैं, दो संलग्न भुजाओं से जो सदिश दर्शाए जाते हैं उनके सदिश योग के रूप में विकर्ण को दर्शाया जाता है। तो यानी अगर आप इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएं तो जो इसका विकर्ण है वेक्टर OQ, इसे आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर OQ किसके बराबर होगा, इसकी जहां से विकर्ण जा रहा है उसी बिंदु से आप देखिए एक भुजा जा रही है इसकी, उससे दिखाया गया सदिश है वेक्टर OP, और उसी बिंदु से जो दूसरा वेक्टर जा रहा है वेक्टर OR, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से वेक्टर OQ को आप लिख सकते हैं वेक्टर OP प्लस वेक्टर OR। ठीक है, अब यहां पर वेक्टर OP क्या है, वेक्टर OP वेक्टर A के समांतर एक सदिश है ना, वेक्टर A की दिशा है ना, ये वेक्टर A की दिशा में रेखा खींची थी आपने, उसी के समांतर है वेक्टर OP। तो नियमानुसार समांतर सदिशों की परिभाषा से आप इसको कुछ गुना लिख सकते हैं, लैम्डा गुना। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपने लैम्डा लिखना है, म्यू लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं आप, ग्रीक या इंग्लिश, कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, ये तो एक अननोन जो है रियल नंबर है, अज्ञात वास्तविक संख्या है लैम्डा। ठीक है, तो आपने लैम्डा ए ले लिया, इसको लैम्डा ए ले सकते हैं क्योंकि ए के वेक्टर ए के समांतर है और OR किसके समांतर है, वेक्टर बी के समांतर है। तो OR को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का कुछ गुना, जैसे सपोज म्यू गुना, आप म्यू की जगह एन भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से वेक्टर OQ का मतलब क्या है, वेक्टर ए। तो इस तरह से आपने देखा कि वेक्टर ए को आपने दो भागों में विभाजित कर दिया ना, उसको वियोजित कर दिया उसको। तो ये दोनों इसके वियोजित भाग हो गए या घटक हो गए। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहां पर आपने समांतर चतुर्भुज बनाकर किसी वेक्टर को दो दी गई दिशाओं में वियोजित किया, और इससे पहले वाले हिस्से में आपने क्या किया था, त्रिभुज बनाकर वेक्टर को दो दी गई दिशाओं में वियोजित किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर भी जो वियोजित भाग आ रहे थे इसके वेक्टर ए के, और जो इस चित्र में आ रहे हैं बिल्कुल सेम आएंगे, आप नाप के देख सकते हैं, परिमाण में भी और दिशा में भी। तो तरीका कोई भी हो, अगर वेक्टर वही है और उन्हीं दो दिशाओं में वियोजित कर रहे हैं तो उत्तर भी एक जैसा ही आएगा। तो इस तरह से आपने किसी सदिश को वियोजित करना सीखा, समांतर चतुर्भुज विधि से भी और त्रिभुज विधि से भी वियोजित करना आपने सीखा। अब हम इसमें आते हैं, किसी सदिश को वेक्टर ए के दो कार्तीय घटक प्राप्त करना। अब पहले तो ये कार्तीय घटक क्या होता है इसको समझते हैं हम। अभी आपने देखा कि किसी भी वेक्टर के आप दो घटक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आपने दो घटक प्राप्त किए किसी भी सदिश के, सपोज करिए ठीक है। तो ये आपने दो घटक इसके प्राप्त कर लिए ना वेक्टर ए के, एक ये है लैम्डा ए और एक ये है म्यू बी। अभी ये जो दो घटक हैं इनके बीच का कोण, अगर ये जो कोण है थीटा, दोनों घटकों के बीच का कोण यदि ये 90 डिग्री हो जाए, माने किसी वेक्टर के जो दो वियोजित भाग आपने निकाले हैं ना घटक, अगर ये परस्पर लंब हो यानी समकोण बनाते हो, इनके बीच का कोण 90 अंश हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों घटक क्या कहे जाएंगे, कार्तीय घटक या समकोणीय घटक। सीधी सी बात है, समकोण बनाते हैं ये दोनों, तो समकोणीय घटक हो जाएंगे या कार्तीय घटक इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कार्तीय घटक का या समकोणीय घटक का। एक और बात जो आपने पढ़ी है, पर इससे पहले कि मैं किसी सदिश को के दो कार्तीय घटक आपको प्राप्त करना सिखाऊं, तो उसका मैं रिमाइंड करवा देता हूं। इकाई सदिश, इकाई सदिश के बारे में आपने पढ़ा होगा ना। जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपको दिया गया वेक्टर है, तो इकाई सदिश क्या होता है, देखो जैसे इसका नाम है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो देखो इकाई सदिश का मतलब क्या होता है, इसमें दो शब्द हैं, इकाई और सदिश, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई, इकाई मतलब 1 यूनिट, ठीक है, और सदिश है वो, तो दिशा तो उसमें होगी। अब इकाई सदिश जो होता है वो किसी न किसी दिशा में होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इकाई सदिश है, आपको दिशा बताना पड़ेगा कौन सी दिशा में इकाई सदिश है, तभी वो वाक्य अपने आप में सार्थक बनेगा। जैसे ये वेक्टर ए है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि इस वेक्टर ए की दिशा में हम इकाई सदिश ज्ञात करना चाह रहे हैं, या कोई दिशा बताएंगे, जैसे एक्स अक्ष की धन दिशा है,
तो x अक्ष की धन दिशा में हम इकाई सदिश प्राप्त करना चाह रहे हैं, या y अक्ष की धन दिशा में हम इकाई सदिश प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो जो इकाई सदिश है उसका मतलब है किसी दिए गए सदिश की दिशा में आपने एक ऐसा सदिश खींचना है जिसका परिमाण इकाई। जैसे वेक्टर ए है तो आपने यहां पर वेक्टर ए की दिशा में एक वेक्टर खींचना है, पर परिमाण कितना रखना है उसका 1 यूनिट। इसी तरह से होगा वो, जैसे उसका परिमाण सपोज करो 1 यूनिट है और दिशा वही है, तो ये वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कहलाएगा। और इसे हम ए के ऊपर एक इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, इसे हम कैप कहते हैं। समझ गए आप, ये ए कैप, ठीक है। ऐसे ही कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश का मतलब उसी दिशा में वो सदिश होगा, लेकिन परिमाण उसका 1 होगा, यूनिट होगा, तो उसे हम बी के ऊपर कैप लगाएंगे, बी कैप, ठीक है। इस तरह से आप इकाई सदिश के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारी 3 समकोणीय दिशाएं होती है ना, आकाश में 3 समकोणीय दिशाएं आप खींच सकते हैं, एक्स, वाई और जेड, स्थिति दिखाने के लिए। तो एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और जेड अक्ष की धन दिशाएं जो हैं, इन दिशाओं में भी, ये भी तो दिशाएं हैं, इन दिशाओं में भी आप इकाई सदिश यानी एकांक परिमाण का सदिश खींच सकते हैं। और उसके लिए हमने स्टैंडर्ड नाम भी दिए हैं। जैसे ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में जो इकाई परिमाण का सदिश होगा उसे हमने नाम दिया है आई कैप। वाई अक्ष की धन दिशा में जो इकाई परिमाण का सदिश होगा उसे नाम दिया है जे कैप। और जेड अक्ष की धन दिशा में जो इकाई परिमाण का सदिश होगा उसे नाम दिया है के कैप। स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। ये बातें आपको पहले से पता होंगी। अब ये जो बातें आपको पता है, इसके बेस पे आप क्या करेंगे, किसी सदिश के 2 कार्तीय घटक प्राप्त करेंगे। 2 कार्तीय घटक यानी 2 समकोणीय घटक प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, अब की बार आपने इसके 2 ऐसे घटक निकालने हैं जो समकोण बनाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी यहां आपको पिछली बार जो आप कर रहे थे उसमें वेक्टर ए को 2 दी हुई दिशाओं में वियोजित कर रहे थे ना, अब की बार भी दिशाएं दी हुई हैं, वो दिशाएं कैसी हैं, समकोण है। तो यानी आपने इस वेक्टर को ऐसी 2 दिशाओं में वियोजित करना है कि वो 2 दिशाएं कैसी हों, समकोण बनाती। तो यहां पर हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं एक्स और वाई अक्ष। एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे से समकोण बनाती है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को इसके 2 कार्तीय घटक यानी समकोणीय घटक निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कौन सी 2 दिशाओं में निकालेंगे, एक एक्स अक्ष की धन दिशा में और एक वाई अक्ष की धन दिशा। तो सपोज करिए इसके पुच्छ से हम यहां से ये एक्स अक्ष हमने दिखा दिया, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये समकोण बन रहा है ना, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, परस्पर समकोण बनाते हैं। इन्हीं 2 दिशाओं में आप वेक्टर ए के वियोजित भाग करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको जब भी वियोजन के लिए कहा जाएगा तो आपको एक वेक्टर दिया जाएगा और 2 दिशाएं दी जाएंगी जिनमें आपने वियोजित करना है। तो यहां पर दिशाएं कौन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की धन दिशाएं, समकोणीय दिशाएं हैं। तो इन दिशाओं में इसके जो वियोजित भाग आएंगे वो समकोणीय ही तो होंगे, यानी वो कार्तीय घटक या समकोणीय घटक कहलाएंगे। तरीका वही है जो अभी आपने सीखा। देखो मूल कंसेप्ट वही है जो आपने अभी त्रिभुज विधि या समांतर चतुर्भुज विधि से वियोजित करना सीखा ना, वही आपने यहां पर भी करना है। जैसे ये वेक्टर ए है, आपने इन 2 दिशाओं में वियोजित करना है। अब यहां पर ये आप चाहे त्रिभुज विधि से करें या समांतर चतुर्भुज विधि से, यहां पर जो हमने चित्र बनाया है, चूंकि वेक्टर ए हमने खींचा है, उसी के पुच्छ से हमने दोनों दिशाएं दिखा दी हैं, तो यहां पर समांतर चतुर्भुज विधि से जल्दी निकल आएगा इसके वियोजित भाग। तो उससे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। मैंने कहा था ना कि इसके शीर्ष से आप क्या करेंगे, जो एक दिशा है उसके समांतर रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा, इसी के समांतर रेखा यहां से खींचेंगे ऐसे, तो वो रेखा यहां पे लंब गिरेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये भी तो लंब है एक्स अक्ष पे। तो ये लंब है एक्स अक्ष पे, तो ये भी लंब हो जाएगी, तभी तो समांतर होंगी वो। तो ये आपने इसके समांतर खींच ली। और इसी तरह से इसके वेक्टर ए के शीर्ष से आप ये जो एक दिशा है एक्स अक्ष वाली, इसके समांतर भी एक रेखा खींचेंगे यहां पर, इस तरह से ये भी लंब गिरेगी इस पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स अक्ष भी लंब है ना वाई अक्ष पे। इस तरह से एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा है वो भी वाई अक्ष पर लंब हो जाएगी। तो वैसे जैसे अभी किया था, कोई नई बात नहीं। इस तरह से यहां पर एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया, समांतर चतुर्भुज का। इसके विकर्ण के रूप में वेक्टर ए आया है और इसकी संलग्न भुजाओं के रूप में ये 2 वेक्टर आपको प्राप्त हुए हैं।
तो ये जो संलग्न भुजाओं के रूप में जो दो वेक्टर प्राप्त हुए हैं समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में, यही दो वेक्टर इसके क्या हैं, कार्तीय घटक है, समकोणीय घटक है, जो अभी आपने सीखा था। तो इसका मतलब ये हो गया इसका एक्स अक्ष की दिशा में कार्तीय घटक या समकोणीय घटक, इसको आप कहेंगे वेक्टर ax, क्योंकि वेक्टर a का घटक है और x इसमें सबस्क्रिप्ट लगा है, ये बता रहा है कि ये x अक्ष की धन दिशा में घटक है इसका, इससे इस तरह का नाम दे दिया है इसको। और वेक्टर a का y अक्ष की धन दिशा में जो घटक है उसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ay। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम इस तरह का यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि उसको पढ़ने से ये पता लग जाए कि ये वेक्टर a का घटक है और x अक्ष की धन दिशा में घटक है। बाकी नाम तो देने को आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं। तो वेक्टर a का एक घटक ये x अक्ष की धन दिशा में और ये y अक्ष की धन दिशा में, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समकोणीय घटक निकालना आ गया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जिस पे सवाल कभी कभी आते हैं, जैसे वेक्टर a है, ये वेक्टर a आपको दिया है। अब कोई वेक्टर आपको दिया है, वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो उसका होता है परिमाण और एक होती है उसकी दिशा। तो अगर वेक्टर a आपको दिया है, इसका मतलब उसका परिमाण आपको पता है, कितना यूनिट उसका परिमाण है, और उसकी दिशा भी आपको पता है। दिशा का मतलब यहां से ये है कि वो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, सपोज करो ये इस रूप में दिशा प्राप्त है, पता है आपको। तो मान लो एक वेक्टर a आपको दिया गया है, तो मतलब क्या है इसका कि वेक्टर a का परिमाण, जिसे आप a भी कहते हैं, वो आपको दिया हुआ है, और उसकी दिशा, दिशा को मतलब किस रूप में दी हुई दिशा, सपोज करो उसकी x अक्ष से दिशा थीटा, ये आपको दी हुई है। तो यहाँ पे आपको दो राशियां दी हुई हैं, वेक्टर a दिया है मतलब उसका परिमाण a और उसकी x अक्ष की धन दिशा से जो कोण है थीटा, वो आपको पता है। ऐसी सिचुएशन में आप आंकिक विधि, आंकिक रूप से देखो, ग्राफ बनाकर तो मैंने सिखा दिया आपको कैसे करना है, पर बिना ग्राफ बनाए आप आंकिक रूप से कैसे कर सकते हैं। आंकिक विधि से केवल एक सदिश का परिमाण और उसकी दिशा दी हुई है x अक्ष की धन दिशा से, ये x अक्ष से है, ठीक है, x अक्ष की धन दिशा से ये कोण है थीटा। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों की मदद से उसके दोनों घटक कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सूत्र बनाएंगे। यहाँ पर बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ये वेक्टर ax है ना, तो इसके परिमाण को आप लिख सकते हैं ax, क्योंकि आपने पढ़ा था ना किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण गुणा जिस दिशा में वो काम कर रहा है उस दिशा में इकाई सदिश। ये तो आप जानते ही है ना, किसी भी वेक्टर को आप इस तरह से लिखते हैं, परिमाण गुणा उस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ax को, वेक्टर ax का परिमाण गुणा जिस दिशा में वो काम कर रहा है उस दिशा में इकाई सदिश। कौन सी दिशा में काम कर रहा है, ये x अक्ष की धन दिशा में काम कर रहा है, तो इस दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, i कैप। इसी तरह से वेक्टर ay, वेक्टर ay को आप क्या लिख सकते हैं, इसका परिमाण गुणा जिस दिशा में ये काम कर रहा है, यानी y अक्ष की धन दिशा में, उस दिशा में इकाई सदिश j कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका ay j कैप। इस तरह से तो इस वेक्टर ax का परिमाण कितना हुआ, ax, और वेक्टर ay का परिमाण क्या है, ay। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये इसके दोनों घटक है ना, वेक्टर ax और वेक्टर ay। तो वेक्टर a बराबर हो गया वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, यानी वेक्टर ax मतलब ax i कैप प्लस ay j कैप। ये तो मतलब है इसका, इसकी वैल्यू यही तो है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी वेक्टर को दिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी सवाल में देखा होगा, वेक्टर a का मान दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ पे आप देखो इसी तरह से तो लिखा है ये। तो जो i कैप का पद है वो क्या है, वो है उसका x अक्ष की दिशा में घटक, और उसमें जो i कैप की गुणा में जो संख्या है वो है उस घटक का परिमाण। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो 3i कैप है ये वेक्टर a का x अक्ष की दिशा में घटक है और उसका परिमाण है 3। इसी तरह से 2j कैप क्या है, ये वेक्टर a का y अक्ष की धन दिशा में घटक है, ठीक है, और उसका परिमाण है 2। इस तरह से किसी वेक्टर को अगर ij के रूप में लिखा है तो आप उसको देखकर भी उसके दोनों घटक बता सकते हैं। जहां तक इसकी बात है कि किसी वेक्टर का परिमाण और दिशा आपको दी है, तो आप कैसे ax और ay यानी उसके दोनों घटकों के परिमाण ax और ay आप निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए यहाँ पर सूत्र बन जाएगा बड़े आराम से। देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ना आपका, इसको आप नाम दे दीजिए OPQR। ये समकोण त्रिभुज देख रहे हैं आप OPQ,
इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए ओपी का परिमाण ही तो है ax, इसी का परिमाण तो ax है। वेक्टर OP को आप वेक्टर ax कह रहे हैं ना, उसका परिमाण ax हुआ, और वेक्टर OQ को आप क्या कह रहे हैं, वेक्टर a, तो उसका परिमाण हुआ a, और इनके बीच का कोण है थीटा। तो यहां पर आप त्रिकोणमिति लगाएंगे तो ax बटे a, देखें ना आप, OP बटे OQ, आधार बटे कर्ण, cos थीटा आएगा ना, तो ax बटे a बराबर cos थीटा, तो ax बराबर a cos थीटा। तो इस तरह से आपको a और थीटा पता है तो आप ax निकाल लेंगे बिना किसी चित्र को बनाए हुए, यानी आपने a में cos थीटा से गुणा करना है तो आपको x अक्ष की दिशा में घटक प्राप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वेक्टर है, अगर वो x अक्ष की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो x अक्ष की दिशा में उसका घटक कितना हो गया, a cos थीटा, उसका परिमाण है, घटक का परिमाण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर किसी भी दिशा से, x अक्ष क्या किसी भी दिशा से अगर थीटा कोण बना रहा है तो उस दिशा में उसका जो घटक आएगा उसका परिमाण क्या होगा, हमेशा उस वेक्टर का परिमाण गुणा cos थीटा, यानी cos के रूप में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से आप यहां पर जो दूसरा त्रिभुज है ORQ, इसकी मदद से आप यहां पर AY निकाल सकते हैं। AY, ये देखो AY क्या है, ये OR वेक्टर OR का परिमाण है ना, और वेक्टर एक जो है, ये जो वेक्टर OQ है इसका परिमाण है A। तो ये जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं आप ORQ, इसमें आप ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, क्योंकि आपने समांतर रेखा खींची थी ना, यहाँ पे ये कोण भी थीटा है, ये और ये थीटा है दोनों। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में आप देखें कि ये भुजा लंब हो गई और ये कर्ण हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी है इस समकोण त्रिभुज में, लंब बटे कर्ण, यानी OR बटे OQ, और OR किसका परिमाण है, वेक्टर AY का परिमाण है जिसे आप AY कह रहे हैं, और OQ क्या है, वेक्टर A का परिमाण यानी A है। तो साइन थीटा बराबर हो गया AY बटे A, तो ये साइन थीटा का मान हुआ। तो यहां से आप AY बराबर क्या लिख सकते हैं, A साइन थीटा। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से आप, कोई वेक्टर है तो उसका x अक्ष की धन दिशा में घटक निकालेंगे, कोई वेक्टर है उसका परिमाण और दिशा आपको दे रखी है ना, तो कोण की दिशा में थीटा कहां से बना रहा है वो कोण, x अक्ष की दिशा से ना, तो उसी दिशा में उसका घटक होगा cos के रूप में, और जो दूसरा घटक होगा उसका समकोणीय घटक जो लंब दिशा में होगा, x अक्ष की दिशा से लंब दिशा में, यानी y अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वो साइन के रूप में। इसको सार के रूप में आपने याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का किसी दिशा से अगर कोण दिया हुआ है तो उस दिशा में उसका घटक cos के रूप में होगा, और उसकी लंब दिशा में उसका जो घटक होगा वो साइन के रूप में होगा। तो याद रखिए, ये परिमाण है इन घटकों के, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इसको याद करिए, और ये आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। इसी पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे एक ये सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। वेक्टर A का परिमाण दिया है ना, 3i कैप 4j कैप, ठीक है। इस तरह का सवाल नहीं, इस तरह का सवाल, ये वाला वेक्टर A का परिमाण दे रखा है 5 और इसका x अक्ष की धन दिशा से कोण दे रखा है 30 अंश। तो आप इसके x और y घटक दोनों निकाल सकते हैं ना। तो देखो वेक्टर A का परिमाण 5 है और दिशा थीटा है, तो उसका x घटक ax कितना हो जाएगा, a cos थीटा, यानी 5 cos 30 डिग्री, और ay कितना हो जाएगा, a sin थीटा, यानी 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। 5 cos 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री √3/2 होता है, और ay कितना हो जाएगा, 5 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब 1/2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी 5/2। तो इस तरह से आप ax और ay निकालते हैं। तो इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस करिए। अगले सेशन में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि उसमें हम ये देखेंगे कि अगर ax और ay आपको पता है तो आप a और थीटा कैसे निकाल सकते हैं। अभी आपको a और थीटा पता है ना, तो ax ay निकाल रहे हैं। अब ax और ay पता हो तो a और थीटा कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे, और त्रिविमीय वियोजन भी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अभ्यास करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।